मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा अध्ययन का केंद्र है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है। देखिए, भारत का इतिहास, और उसमें यूनिट फर्स्ट में यही दिया हुआ है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। और आज हमारे अध्ययन का केंद्र भी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा ही है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा एक विशेष महत्व है। और जो नई शिक्षा नीति है जो कि 2020 में लागू हुई, तो उसने भी अपने सिलेबस में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज़्यादा फोकस किया है। और उसी के साथ साथ अब एमपीपीएससी भी उसी राह में आगे बढ़ रहा है। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी हमारी शिक्षा पद्धति को कि वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बड़ा विशेष महत्व था, और वो हमको बहुत कुछ सिखाती थी। बहुत सारी हमारे संस्कार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से, दर्शन से आते थे। कहीं ना कहीं आज वो सारी चीज़ें नदारद हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः अपने सिलेबस में कह लें या अपने व्यवहारिक जीवन में हम उसको आत्मसात कर लें और अपने जीवन को हम बेहतर बना सकें। इसी सब उद्देश्यों को लेकर प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक विशेष जोर दिया जा रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए अवधारणा या संकल्पना, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये क्या होता है, और विचार, जिसको हम लोग आइडिया कहते हैं, ये क्या होता है। तो संकल्पना या अवधारणा क्या होती है? जो कि एक संबंधों पर आधारित होती है। तो संकल्पना जो होगी वो काय पर आधारित होगी? संबंधों पर आधारित होती है। अब कौन से संबंध होंगे ये आपको देखना होगा। दूसरा है विचार। विचार का मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे मन में आती हैं, या जो कुछ महत्वपूर्ण विचार हमारे मन में आते हैं, हम उन्हें ही विचार कहते हैं। हम सारी बातों को विचार नहीं कह सकते। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे दिमाग में आती हैं वो विचार की श्रेणी में आते हैं। और संकल्पना का मतलब होता है संबंधों पर आधारित। अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से संबंधों पर आधारित है। अब हम देख लेते हैं ज्ञान। ज्ञान किसको बोलते हैं? जो मैं जानता हूँ उसे जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसे नहीं जानता। ठीक है, मतलब आप जिस चीज़ को जान रहे हो उसको पुख्ता तौर पे जान रहे हो, जिस चीज़ को नहीं जान रहे हो उसको पुख्ता तौर पर नहीं जान रहे हो। इसे ही हम लोग ज्ञान कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं उस पर हमारी पूरी श्योरिटी है कि हाँ ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। कुल मिला के पुख्ता तौर पर आपको उस चीज़ के विषय में मालूम होना चाहिए, उसके पुख्ता तौर पर नहीं मालूम होना चाहिए। उसी को ही हम क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा मूल ग्रंथों पर आधारित थी। तो उसमें मूल ग्रंथ क्या थे? वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थे, आरण्यक थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, XYZ ETC बहुत कुछ था। और इन सब का आपस में संबंध भी था। ठीक है, कहीं ना कहीं वेदों का संबंध ब्राह्मण ग्रंथ से था। फिर हर वेद का आरण्यक होता है, आरण्यक के साथ में उपनिषद जुड़े होते हैं, उपनिषद के साथ में उपवेद जुड़े होते हैं। तो सबका आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक या संबंध होता है। और हर किसी में कुछ ना कुछ मूल बातें लिखी होती हैं। ठीक है, कुछ नई बातें लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। आपस में संबंध जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं इनमें नयापन भी है। ठीक, एक पहला पॉइंट तो ये हो। दूसरी बात मजबूती होती थी। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी उसमें मजबूती थी। मजबूती क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में एक बड़ा गहरा संबंध, एक गहरा नाता होता था। ठीक है, इसी कारण इसको क्या माना जाता था कि उस समय जो संबंध होते थे बड़े प्रगाढ़ हुआ करते थे। और ख़ास तौर पे गुरु शिष्य की जो परंपरा थी हमारे गुरुकुल में चली आ रही थी प्राचीन भारतीय परंपरा में, तो वो इसका एक बड़ा विशेष महत्व था। अब देखेंगे हम व्यवस्था। व्यवस्था में देखेंगे हम आश्रम व्यवस्था। ठीक है, उस समय कौन सी व्यवस्था होती थी? आश्रम व्यवस्था होती थी कि बच्चा जब छोटा रहता था तो वो घर से शिक्षा लेता था और उसके बाद में वो आश्रम में चला जाता था और वहाँ से वो क्या होता था? शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक, अब ये आश्रम व्यवस्था ये प्राचीन कालीन व्यवस्था थी। और वर्तमान की जो व्यवस्था होती है वो विश्वविद्यालयीन व्यवस्था होती है, नवीन व्यवस्था होती है जिसमें आप कॉलेज वॉलेज करते हैं वाली व्यवस्था। ठीक, कुछ चीज़ों को यहाँ देख लीजिए, अलग से मैंने कर दिया यहाँ पर। प्राचीन भारत के कुछ शिक्षा केंद्र थे, कुछ विश्वविद्यालय थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय है, कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुप्त वंश के ही शासक थे। तक्षशिला जो थे
इसका निर्माण तक्षशिला वर्तमान में याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में है तक्षशिला विश्वविद्यालय, और इसका निर्माण जो था भरत के पुत्र तक्ष ने करवाया था। ठीक, इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका निर्माण जो है पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने करवाया था। इसके अलावा वल्लभी विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा, और सरस्वती शिशु मंदिर जो हैं वो भी प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र के तहत ही आते हैं। ठीक, जब से हमारे भारत का लिखित ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा की शुरुआत हुई वो कहाँ से माना जाता है? वैदिक सभ्यता से ही माना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के पहले पाषाणकालीन सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। वहाँ पे जो हमको इतिहास मिलता है वो अलिखित इतिहास है, और इस कारण अगर वहाँ सभ्यता अगर बहुत ज़्यादा अच्छी भी रही होगी लेकिन उसका कोई पुख्ता प्रमाण हमको नहीं मिलता है, वहाँ पर लिखित प्रमाण नहीं मिल पाता। इसी कारण हम वैदिक सभ्यता को सुसभ्य सभ्यता मानते हैं, और यहीं से हम भारतीय ज्ञान की परंपरा को मानते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता बराबर ऐतिहासिक प्लस लिखित ज्ञान परंपरा, मतलब ऐतिहासिक भी है और ये लिखित ज्ञान परंपरा भी है हमारे लिए। ठीक, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उस समय प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन पर आधारित थी, मतलब उस समय दर्शन का बोलबाला था। ठीक है, दर्शन का मतलब किसी चीज़ को अलग से देखने का नज़रिया या जो ढंग होता है उसी को हम दर्शन कहते हैं, और भारतीय दर्शन पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, भारतीय दर्शन ने ही पूरी दुनिया को एक अलग राह पर चलने की सीख दी। हालांकि जो पाश्चात्य दर्शन होता है वो भारतीय दर्शन से थोड़ा सा भिन्न होता है, लेकिन पूरे विश्व में भारतीय दर्शन का अपना डंका बजता था उस समय भी और आज भी। ठीक, हालांकि आज हमारे यहाँ के लोगों ने ही उस दर्शन को छोड़ दिया है, उसको नहीं मानते, और कहीं ना कहीं हमने पाश्चात्य दर्शन पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन पर आधारित थी, मतलब उसका उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति। तो भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति, और भारतीय दर्शन को समझने हेतु प्राचीन ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य था। ठीक है, और क्या लिखा है? भारतीय दर्शन को समझने हेतु प्राचीन ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य क्या था? कि वो भारतीय दर्शन को समझे, और भारतीय दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा किस पर आधारित थी? तो हम ये कह सकते हैं वो भारतीय दर्शन पर आधारित थी। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है वैदिक सभ्यता, या इसको वैदिक काल कह लें, मतलब इस काल में वेदों की स्वीकार्यता थी, मतलब वेदों का निर्माण इस काल में हुआ, चाहे ऋग्वेद का हो, और उसके बाद में जो अन्य 3 वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनका निर्माण हुआ इसी समय। इसी कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब वैदिक सभ्यता में अगर हम शिक्षा व्यवस्था देख लें तो इसको 2 स्तरों में बांटा गया है, एक तो प्रारंभिक स्तर और एक उच्च शिक्षा स्तर। प्रारंभिक स्तर जो है घर से शुरू होती थी 5 वर्ष की उम्र में, इसको विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। इसमें छोटे बच्चे का हाथ में अक्षत रख के उसका फिर उसकी मतलब टीका ईका लगा के जो है पूजा पाठ करवाई जाती थी, और उसके बाद में उसका विद्यारंभ संस्कार शुरू हो जाता था। ठीक है, और वर्तमान की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नर्सरी से 5वीं तक की मानी जाती है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। उस समय का जो उच्च शिक्षा स्तर था, तो उस समय उपनयन संस्कार होता था, और इसी को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता था, और इसी उपनयन संस्कार के दौरान जो है जनेऊ धारण की व्यवस्था भी की जाती थी। ठीक, और यहीं से बच्चा जो था उच्च शिक्षा के लिए और अग्रसर होता था। उपनयन संस्कार के बाद में बच्चा जनेऊ धारण करके उच्च शिक्षा की ओर जाता था, और कहाँ जाता था? वो गुरुकुल में जाता था। कहाँ जाता था? वो गुरुकुल में। और वर्तमान की उच्च शिक्षा इससे अलग है, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, आज तो विश्वविद्यालय बहुत सारे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब उच्च शिक्षा कहाँ से कहाँ मानी जाएगी? अगर ऐसा आप देखो तो कुल मिला के कॉलेज को ही हम उच्च शिक्षा मान लें। हालांकि यहाँ 6वीं से कॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉलेज को ही उच्च शिक्षा यहाँ पर माना गया है। अब गुरुकुल में प्रवेश करने हेतु कम से कम ब्राह्मण का बेटा है तो उसको 8 वर्ष की उम्र चाहिए, अगर क्षत्रिय का पुत्र है या पुत्री है तो उसको 10 वर्ष की उम्र चाहिए, और वैश्य का है तो 16 वर्ष। ठीक, और यहाँ पर शूद्रों के लिए किसी प्रकार से शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। तो शिक्षा पर अधिकार ब्राह्मणों का था, क्षत्रिय का था और वैश्य का था। मतलब ये लोग जो थे गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, बाकी जो शूद्र थे वो समाज की गंदगी ही साफ करता रहता था। ठीक है, और उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखा जा सकता था।
अब वेदों की शिक्षा, योग की शिक्षा, खगोल की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, युद्ध की शिक्षा, सारी शिक्षाएं कहाँ दी जाती थी? हमारे गुरुकुल में दी जाती थी, वहाँ के गुरुओं द्वारा। ठीक। इसके अलावा एक वेद का ज्ञान प्राप्त करने हेतु 12 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई थी। मतलब 12 वर्ष लगते थे। अगर आपको एक वेद का अध्ययन करना है तो कम से कम कितने साल लगेंगे? 12 साल। तो 4 वेद होते थे तो 12 चौके 48 वर्ष। अब सही बात है, कोई 48 वर्ष पढ़ाई तो नहीं कर सकता था, सामान्यतः कोई भी एक वेद का ही ज्ञान अर्जन करता था। ठीक। अब देख लीजिए, जो एक वेद का जिसको ज्ञान होता था उसे स्नातक की उपाधि मिलती थी, जिसे 2 वेद का ज्ञान होता था उसे वसु की उपाधि मिलती थी, जिसे 3 वेदों का ज्ञान हो उसे रुद्र की उपाधि मिलती थी, जिसे 4 वेदों का ज्ञान हो उसे आदित्य की उपाधि मिलती थी। इसके अलावा व्याकरण, संस्कृत, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र और युद्ध शास्त्र की भी शिक्षा उस समय दी जाती थी। अब इसी को हम लोग देख लें, बौद्ध काल में ज्ञान परंपरा कैसी थी? क्योंकि बौद्ध काल में 40 संस्कारों की बात कही गई है। मतलब बौद्ध धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 40 संस्कार। जबकि हमारे सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति में जो है 16 संस्कारों की बात की जाती है, जिसमें हमने 2 संस्कार यहाँ पे अभी देखे शिक्षा के अंतर्गत, विद्यारंभ संस्कार और कौन सा संस्कार हमने देखे? यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार। ठीक। अब इनमें प्रारंभिक शिक्षा की बात करें बौद्ध काल में तो ये भी परिवार द्वारा होती थी, 5 वर्ष, जैसे कि हमारे वैदिक इसमें था। उच्च शिक्षा की बात करें तो उस समय इसको प्रवज्य संस्कार कहते हैं। जैसे वहाँ उपनयन संस्कार होता था वैसे यहाँ प्रवज्य संस्कार होता था, और ये जनरली होता था 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच, है ना। उच्च शिक्षा के लिए प्रवज्य संस्कार होता था, किसमें? बौद्धों में। और उच्च शिक्षा कहाँ होती थी? ये विहार या मठ में होती थी। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा कहाँ होती थी? गुरुकुल में होती थी। बच्चों को पीले वस्त्र धारण करने होते थे। ठीक है, बच्चों को कौन से वस्त्र धारण करने होते थे? जनरली पीले वस्त्र धारण करने होते थे। और बच्चा जो था या जो बालक या बालिका होती थी, खासतौर पे बालकों की बात हो रही, बालिकाओं को उस समय शिक्षा का उतना वो नहीं था, तो बालक कहाँ जाते थे? पीले वस्त्र धारण करते थे, जमीन में बैठते थे ये। और कोई भी बौद्ध गुरु होते थे जो उनको क्या करते थे? उनको 3 शपथ उनको दिलवाते थे। और 3 शपथ क्या थी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और मठम या संघम शरणम गच्छामि। कुल मिला के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस तरीके से उनको 3 क्या दिलाई जाती थी? शपथ दिलाई जाती थी। उसके बाद में इनका शिक्षा आरंभ हो जाती थी। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी। अब देख लेते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की कुछ विशेषताएं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की, वो देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता था। कुल मिला के चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक सभी प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। और साथ ही साथ मानसिक, शारीरिक, मतलब मानसिक शारीरिक सारे विकास यहाँ पर होता था। मतलब संतुलित विकास पर यहाँ पर जोर दिया जाता था। ठीक है। कुल मिलाकर आध्यात्मिक शिक्षा के साथ में युद्ध शिक्षा, खेल शिक्षा, संगीत शिक्षा, मतलब आज जो हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं स्कूलों में, वो कहीं ना कहीं बच्चे के संतुलित विकास के लिए ही होती है। लेकिन आज हम जो शिक्षा हासिल करते हैं वो सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए करते हैं, अपने चरित्र निर्माण के लिए नहीं करते। क्योंकि हम ना तो राष्ट्र के बारे में सोचते, ना समाज के हित में सोचते, ना ही किसी के हित में सोचते हैं, क्योंकि हम खुद के हित पे सोचते हैं। आज की शिक्षा हमें खुद के विषय में सोचने के लायक ही रखती है, उससे ऊपर सोचने लायक इंसान हमको नहीं बनाती है। ठीक। फिर बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। ठीक है। अब बाह्य नियंत्रण से मुक्ति ये सेकंड पॉइंट है उसकी विशेषता में। मतलब प्राचीन ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम गुरु निर्धारित करता था। मतलब उस समय कौन निर्धारित करता था? गुरु निर्धारित करता था कि बच्चा क्या पढ़ेगा क्लास में, मतलब गुरुकुल में। आज कौन डिसाइड करता है? नेताजी बैठ के डिसाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे आईएएस अधिकारी डिसाइड करते हैं। मतलब बच्चा क्या पढ़ेगा ये वो लोग डिसाइड करेंगे और गुरुजी उस सिलेबस को पढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ तो गुरुजी ही सिलेबस डिसाइड करते थे, पाठ्यक्रम डिसाइड करते थे उस समय। मतलब बाह्य नियंत्रण से मुक्ति थी। निःशुल्क शिक्षा, पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और जब पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, हालांकि आज भी सरकारी स्कूलों में पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा ही दी जाती है, हालांकि कुछ नॉमिनल चार्ज लिए जाते हैं स्कूलों द्वारा। उस समय फिर
भरण पोषण कैसा होता था, तो जो शिशु होते थे, बच्चे होते थे, वो क्या काम करते थे कि पढ़ाई तो करते थे और बाकी समय वो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाते थे और उसी से उनका खान पीन होता था, उनके गुरु का भी पेट भरता था और खुद भी अपना वो पेट भरते थे। ठीक इस तरीके से ये बातें उस समय हुआ करती थी। फिर आदर्श वातावरण। आदर्श वातावरण का मतलब आप देखे होंगे उस समय जो गुरुकुल हुआ करते थे वो कहीं नदी, पहाड़, है ना, या फिर खुले जंगलों में हुए होते थे या खुले मैदानों में होते थे। तो आप सीधे सीधे किससे जुड़ जाते थे? प्रकृति से जुड़ जाते थे। अगर आज आप स्कूल देखोगे तो पता चले स्कूल ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ चारों तरफ से ट्रैफिक हो, अब गाड़ी का हॉर्न हो रहा है, सब हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारा सिस्टम था। उस आज का जो वातावरण है वो आदर्श वातावरण बिल्कुल नहीं है। ठीक, लेकिन उस समय का जो वातावरण हुआ करता था वो बड़ा आदर्श वातावरण हुआ करता था। मौखिक स्वरूप, मतलब उस समय की शिक्षा मौखिक शिक्षा होती थी, मतलब गुरु बोलते थे और विद्यार्थी उसको बड़े ध्यान से सुना करते थे। और आज की शिक्षा क्या है कि मास्टर जी पढ़ाते हैं और लिखवाते भी हैं और बच्चा उसको नोट डाउन करता है और अगले दिन बच्चा तैयार करके नहीं आया तो मास्टर जी उसको कूटते भी हैं। तो ठीक है, इस तरीके से सिस्टम चलता है। फिर गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति में क्या होता है कि सभी वर्णों के बच्चे एक साथ पढ़ते थे और जो था मतलब तीनों वर्णों के बच्चे क्या होते थे, एक साथ पढ़ते थे उस समय, क्योंकि तीन वर्ण थे, क्योंकि शूद्रों को तो शिक्षा लेने का अधिकार था ही नहीं। तो इस तरीके की बात हुआ करती थी। तो जब बच्चे एक साथ पढ़ते थे तो सबकी वेशभूषा एक जैसे होती थी, चाहे वो राजा का बेटा हो या वैश्य का बेटा हो या छत्री का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो, सबों सबों की एक जैसी क्या होती थी, वेशभूषा हुआ करती थी। सब एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। तो आज भी वो सिस्टम, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का वो जो सिस्टम है वो आज भी चल रहा है, क्योंकि हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि हम सभी बच्चे हैं और हम सभी लोग समान हैं, क्योंकि हमने एक जैसी ड्रेस पहनी है। तो उससे कहीं ना कहीं जो भेदभाव की भावना है बच्चों में वो ख़त्म हो जाती है। और जहाँ भेदभाव नहीं रहता वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का एक अलग ही आनंद रहता है और शिक्षा बेहतर तरीके से ग्रहण की जा सकती है। उसके अलावा दंड की व्यवस्था। ठीक है, उस समय दंड का स्वरूप वर्तमान स्वरूप से अलग था। ठीक है, उस समय क्या होता था कि अगर बच्चा अगर कोई गलती करता था तो उसको हो सकता है कि उसके आचार्य जी बोल दें कि आप झाड़ू लगाओ, है ना, कुछ चिकित्सा की व्यवस्था कर दो या कुछ पशुपालन का कुछ काम करो, घास काट के लाओ। इस तरीके की पहले जो है दंड दिया जाता था। ठीक है, हालांकि दंड का विधान आज पूर्णतः खत्म हो चुका है भारतीय शिक्षा में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उस समय भी मतलब दंड हुआ करता था लेकिन अलग तरीके से हुआ करता था। और आज से कुछ साल पहले जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में दंड व्यवस्था थी वो बड़ी कठोर हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो दंड व्यवस्था है वो पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। अब व्यावसायिक शिक्षा देखें तो जीविका को चलाने हेतु जो शिक्षा मिलती है उसी को ही हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, खेती करना, चिकित्सा, पशुपालन, ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी ताकि बच्चा जब पढ़ लिख के बाहर निकले तो वो अपना पेट भरने का या अपने रोजगार का साधन ढूंढ ले और अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से संपादित कर सके। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें थी। अब देखें गुरु शिष्य का संबंध। उस समय जो गुरु शिष्य के संबंध थे वो बहुत मधुर थे और जो शिष्य थे वो गुरु को पिता तुल्य मानते थे और उनकी हर बात का कहना मानते थे। और अगर गुरु ने कोई बात कह दी तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन आज ऐसे संबंध आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज जो है कहीं ना कहीं गुरु भी स्वार्थी हो चुका है और शिष्य भी स्वार्थी हो चुका है। तो दोनों अपने अपने स्वार्थ के वश में हैं और इसी कारण जो है सम्मान की भावना पूर्णतः खत्म होते जा रही है, क्योंकि आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है उसके कारण ये समस्याएं आज आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग आज एक प्रकार से क्या बन चुका है, ये एक धंधा बन चुका है। इसी कारण जो है वो जो संबंध बनते हैं वो एक व्यवसायिक संबंध बनते हैं, वो आत्मिक संबंध कहीं ना कहीं स्थापित नहीं हो पाते गुरु और शिष्य के बीच में। अब दिनचर्या की अगर हम लोग बात करें तो हर काम का समय निर्धारित था कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे गाय चराने जाना है, कितने बजे भिक्षाटन करना है, कितने बजे पूजा अर्चना करना है, कितने बजे खाना खाना है। तो सारा समय दिन भर का फिक्स हुआ करता था। आज हमारी दिनचर्या कुछ नहीं है। हम बस ये है कि सुबह उठे और जैसा हम गाड़ी, जीवन की गाड़ी हमको जिधर ले जा रही है हम उधर ही चल देते हैं। मतलब हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं है। तो दिनचर्या हमारी फिक्स नहीं है। ठीक, उस समय पावनता और पवित्रता की भावना थी, मतलब बच्चों में पावनता और पवित्रता की भावना थी।
तो लोग प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे, स्नान ध्यान करते थे, खाने के पहले मंत्रों का उच्चारण करते थे, है ना, और हर काम को शुरू करने के पहले मंत्र का उच्चारण किया जाता था, ठीक है। और किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखी जाती थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष के प्रति किसी प्रकार की कोई गलत भावना जो थी वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं रखी जाती थी। तो कुल मिलाकर पावनता और पवित्रता की भावना उस समय हमको देखने को मिलती थी, जो कि आज धीरे धीरे करके नदारद होती जा रही है। चरित्र निर्माण, देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस समय जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था वो चरित्र निर्माण करना था। मतलब वो एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते थे जो समाज को उन्नत और विकासशील बना सके। मतलब उसमें दया, ममता, त्याग, समर्पण, है ना, साहस, सारी चीज़ें हो। तो ये सारे मानवीय उच्च गुण जो थे उसमें डालने के प्रयास किए जाते थे। मतलब कुल मिलाकर चरित्र का निर्माण किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान शिक्षा में जो है चरित्र निर्माण जो है बिल्कुल नदारद दिखेगा, क्योंकि बच्चों में धीरे धीरे करके संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो चरित्र निर्माण, हम एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान या एक अच्छा चरित्रवान इंसान नहीं बना पाते। और कहीं ना कहीं गांधी जी के आदर्शों को आज हम कुचलते जा रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए कि वो दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान कर सके। लेकिन आज ऐसा कोई भी जो बात है चरित्र निर्माण की, वो बिल्कुल आपको नदारद दिखेगी। आज का समय ऐसा है कि अगर कोई गुरु या कोई शिष्य है, वो अगर स्कूल से पढ़कर निकल जाता है, कॉलेज से पढ़कर निकल जाता है, और कभी उसके जो गुरु हैं उसको कभी अगर रास्ते में मिल जाते हैं, तो बच्चा नमस्ते करना भी वो उचित नहीं समझता। तो ये कहीं ना कहीं आप किसको बोलोगे, कहीं ना कहीं ये चरित्र निर्माण में एक खामी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और आजकल एक बात और हो रही है कि भारत विश्व गुरु या आध्यात्मिक गुरु पहले भी था और आज भी है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, है ना। लेकिन भारत किधर जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति वाले भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत किधर जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। जब पाश्चात्य संस्कृति हमारे ओर आ रही है तो हम अपनी संस्कृति को छोड़ के क्यों पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएं, ये भी हमको सोचना है। अब देख लेते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति सर्वप्रथम लक्ष्य था। इसके अलावा चरित्र निर्माण था, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। कुल मिला के आप अपनी संस्कृति का संरक्षण करो, उसको बेचो मत, अपनी संस्कृति को संभाल के रखो और अपनी संस्कृति का प्रचार करो, प्रसार करो पूरी दुनिया में। इसके अलावा मानविक मूल्यों का विकास। अब मानविक मूल्यों का विकास मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें संवेदनाएं हो, दया हो, ममता हो, प्रेम हो, ऐसी भावनाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर हो। हम ऐसे मानविक मूल्य वाले व्यक्ति का हम निर्माण करें, यही प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य था। तो इसी के साथ में आज का एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।